डर में भाजपा, बौखलाए अंधभक्त, और आपको जरूरत है सावधान रहने की। जो कुछ भी चल रहा है बहुत डीप में रिसर्च करके कुछ चीज़ें मैं अपने मुसलमान नौजवानों को समझा देना चाहता हूं, बहुत क्लियर। किसी भी हालत में कुछ भी गैर कानूनी कदम मत उठाइएगा। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर फाड़ने से जो बवाल हुआ और उसके बाद वो जो ट्रेंड चला और उसके बाद जो मुसलमानों के साथ हुआ और जो हो रहा है, वो एक ट्रैप है, वो एक जाल है, इसमें मत फंसिएगा। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर छोड़ दीजिए, जो वीडियोस देख रहे हैं कि हाँ भाई अभिषेक ठाकुर नाम का एक व्यक्ति मुसलमानों को गरिया रहा है। सिर्फ अभिषेक ठाकुर नहीं, सोशल मीडिया पर तो ऐसे हज़ारों हिंदू नामी लोग हैं जो खुल्लम खुल्ला शासन प्रशासन के सामने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत दीन इस्लाम और अल्लाह को गालियां बक रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, हमारी भावनाओं को आहत रोष कर रहे हैं। 2 रकत मुसलमान नमाज पढ़ ले, इस पूरे समाज का भावना हिल जाता है, समझ रहे हैं। लेकिन वो हमारे पैगंबर पर टिप्पणी करें तो शासन प्रशासन खामोश रहता है। हाल वही है, एक शेर है कि हम आह भी भर दें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होता। इससे बहुत आगे तक की बात हो गई है। ये तमाम चीज़ें सामने आ चुकी है कि कानून मुसलमानों के लिए अलग है और हिंदुओं के लिए अलग है। ये तमाम जो हरकतें साफ जाहिर, भारत की राजधानी दिल्ली में और सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में कनॉट प्लेस में खड़ा होकर एक व्यक्ति अपने झुंड के साथ एक धर्म पर टिप्पणी कर रहा है और वो ऐसा बयान दे रहा है जिससे सीधा सीधा टकराव की स्थिति पैदा होगी। वही हुआ कानपुर में पोस्टर का जो मामला हुआ, उसके बाद जगह जगह पोस्टर लगाए गए और जब नारेबाजी की गई तो पुलिस ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी। जैसे ही मामला शांत होने वाला था तो हिंदू संगठनों को काम दे दिया गया। अब वो जगह जगह ऑन कैमरा ऐसी आड़ी टेढ़ी बातें कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं और वो पूरी तरह से कामयाब भी हुए। कैसे? जिस व्यक्ति ने आवाज़ उठाई ये सोच के कि मुसलमान मेरा साथ देंगे और कानून के सहारे हम इन पर एफआईआर करेंगे। एफआईआर अभिषेक ठाकुर पर तो दूर की बात, जो बंदा एफआईआर के लिए जाता है तो उसे थाने में सुबह 5 बजे तक बिठा लिया जाता है। अगले दिन बताया जाता है कि अली खान के परिवार वालों को पकड़ लिया, मामू को पकड़ लिया, बाप को पकड़ लिया, यानी परेशान करने वाली डराने वाली बातें शुरू कर दी जाती है। बजाय इसके कि भाई उसको गिरफ्तार किया जाए, अगर गिरफ्तार भी नहीं कर रहे अभिषेक ठाकुर को तो आप उन्हें समझाइए और ऐसे बयानात से रोकिए कि भाई ऐसे बयान मत दो जिससे समाज में जहर फैले। लेकिन यहाँ सिर्फ अभिषेक ठाकुर थोड़ी ना है, यहाँ ऐसे बहुत सारे हैं जिनको सरकार ने ऐसा लग रहा है छोड़ा हुआ है खुले में। वरना सोचिए ऐसे कैसे कोई व्यक्ति किसी धर्म पर टिप्पणी कर सकता है। बहरहाल ये एक पूरा जाल है। उसके बाद जगह जगह मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया, हत्ता कि कई जगह मुसलमानों को गिरफ्तार करके उनके घरों पर बिल्डोजर चलाया गया। फिर से कह रहा हूं ये एक जाल है। अब जो नौजवान मुसलमान हैं जो रील वील बनाते हैं, कम फॉलोवर हैं, लेकिन हुजूर का जब मामला आया तो जज्बात में आकर उन्होंने बहुत सारी ऐसी रील बनाई। मैंने बहुत सारी रील्स देखी जिसमें वो ऐसी बात कह रहे हैं जिस बात का उन्हें इंतज़ार था कि हम ये करेंगे तो हमें तो कुछ होगा नहीं क्योंकि सारा सिस्टम हमारे साथ है, लेकिन अगर ये हमें कुछ कह देंगे तो सीधा घर से उठा लिए जाएंगे। मतलब ये तो समझ में आ जाना चाहिए ना। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रही है, इतना दिन गुजर चुका है ये सब होते हुए, तो बेवकूफ़ हैं आप। तो इसलिए मेरी ये मुसलमानों से अपील है, समझदार बनिए। वो हमारे खुदा को गाली बक रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि वो हमसे डरते हैं, वो इस्लाम से डरते हैं
वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम से डरते हैं। वहाँ तक तो बहुत दूर की बात, ये तो मुसलमान की टोपी देखकर डर जाते हैं। तवज्जो है। तो ये इतने हैं, हम इतने हैं। इसके बावजूद भी अगर इनको अपनी जमाने के लिए और सरकार को अपनी कुर्सी बचाने के लिए हम इतनों को गालियां बकनी पड़ रही है, हमें दबाना पड़ रहा है, तो फिर मियाँ भाई क्या चीज़ है, यहाँ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत हमें नहीं है। अब ताज़ा तरीन बात क्या है कि आप कर क्या सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ कि भाई यहाँ इकट्ठा हो जाओ, वहाँ इकट्ठा हो जाओ, मैं थाने में जाने वाला हूँ, यहाँ आके प्रोटेस्ट करेंगे। भाई ऐसे प्रोटेस्ट नहीं होता है, परमिशन लगती है जो हमें मिलेगी नहीं। और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जंतर मंतर एक जगह है जो गवर्नमेंट ने ही फिक्स की हुई है कि आप प्रदर्शन यहाँ कर सकते हैं, और वहाँ भी प्रदर्शन करने की जो इजाज़त है मुसलमानों को, फ़िलिस्तीनियों का, जो हम फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाते हैं, इंटरनेशनल कुद्स डे, कई सालों से उसके प्रदर्शन की आपको क्या ही पता होगा, ग्राउंड पर तो हमें मालूम है क्या होता है। भाई 5-6 साल पहले तक परमिशन मिल जाती थी, अब वो परमिशन भी रद्द कर दी जाती है। तो ऐवान गालिब के अंदर वो बैतुल मुक़द्दस के लिए आवाज़ उठाई जाती है इंटरनेशनल कुद्स डे पर, हमें ये तक परमिशन नहीं है। तो भाई ऐसे नहीं होता कि फलानी जगह आ जाओ, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग कनॉट प्लेस में इकट्ठा हो जाओ और ये कर लो, क्योंकि आपको देखना है ऑर्गेनाइज़र कौन है, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है। हाँ, शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, सुन्नी पर्सनल लॉ बोर्ड है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, और बहुत सारे ऐसे बोर्ड्स हैं। और बहुत अब हमारे शिया जामा मस्जिद या सुन्नी जामा मस्जिद या कोई भी मौलवी हो या कोई लीडर हो, वो कॉल करते हैं प्रोटेस्ट के लिए, तो वो एक सही तरीका होता है कि भाई हमारे बुज़ुर्ग हमारे आगे हैं। अब हम अपने दम पर 20 लोग इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट कर दें, उससे सीधा सीधा हमें, अभी जो बेचारे फंसे हैं, बेचारे नौजवान जज्बात में आकर, अब उनके घर वाले परेशान, बच्चे जेल में, यहाँ तक कि बिल्डोज़र चलने की कार्रवाई हो रही है। बताइए कौन मुसलमान उनकी मदद के लिए आगे आया, कौन वकील ये ठेका ले रहा है कि भाई कौन सी एजेंसी, कौन सा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ है जो कह रहा है कि भाई हम लीगल लड़ाई लड़ेंगे। कोई निकल के सामने आया अब तक नहीं। बातें सबसे करवा लो बहुत बड़ी बड़ी। अब कल से मैंने कल जो है यूएन में एक पिटीशन दाखिल की, पूरी डिटेल में, जो आप सोच नहीं सकते वो तमाम जानकारी मैंने, तमाम शिकायतें खोलकर यूएन को लिख दी। जिस तरह से मुसलमान परेशान है, बिल्कुल आजिज है, और जब सड़क पर उतरने को तैयार है, तो सोचिए उस पिटीशन पर 24 घंटे में कितनी साइन मिल जानी चाहिए थी, कितनी पिटीशन पर साइन होनी चाहिए थी। अबे 2-3 लाख तो एक दिन में क्रॉस होनी चाहिए थी आपकी स्क्रीन पर। ये है भाई, ये पिछले 24 घंटे के अंदर, जब मैं ये शूट कर रहा हूँ, जाहिर सी बात उस वक्त नंबर ये कम है, हो सकता है अब 10-20 हज़ार और बढ़ गया हो जब आप देख रहे हो। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस कदर मुसलमान परेशान है, जिस तरह से मुसलमान आहत है, उस हिसाब से तो कम से कम एक दिन में 3-4 लाख लोग इसको साइन कर चुके होते, तो इसका इफेक्ट इंटरनेशनल तरीके से पड़ता। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर क्लियर कर दूं भाई, ये स्कैनर है, ये यूएन से लिंक्ड वेबसाइट है। भारत सरकार इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक है। तमाम कानून के अंतर्गत आप ये पिटीशन दाखिल कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना, ये स्कैन करना है बारकोड और वेबसाइट खुलेगी, वेबसाइट पे जाना है, अपना जीमेल आईडी डालना है, अपना नाम डालना है और बस सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपका नाम उसी वेबसाइट पर शो होना शुरू हो जाएगा। जिन जिन लोगों ने पिटीशन साइन कर दी होगी, सबमिट कर दी होगी, शिकायत डाल दी होगी, उनका नाम दिख जाएगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, अपने फ़ोन से ही सारा काम कर देना है। क्लियर है? आइए, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर शेयर कर सकते हैं, स्टोरी लगा सकते हैं, फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, अपनी दुकानों में, अपने घरों में प्रिंट आउट करके लगाइए कि चलता फिरता कोई मुसलमान हो उससे समझा दीजिएगा भाई स्कैन कर लीजिए और सबमिट कर दीजिए।
लोग कह रहे हैं भाई इससे कुछ होगा, अब तक हुआ है और आगे भी होगा। इस पिटीशन के जरिए, मतलब इस वेबसाइट पर जो पिटीशन ट्रेंड में आना शुरू होती है, जिस पर सबसे ज़्यादा साइन होना शुरू हो जाते हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया फॉर्म्स है ना, वो इन पर नज़र रखते हैं। वो इंटरनेशनल लेवल पर फिर जो बड़ी बड़ी जो दुनिया की वेबसाइट्स हैं खबरों की, तुरंत उसको अपने फ्रंट पेज पर छापना शुरू करती हैं। फिर उसके बाद ये जो हम जो पिटीशन दाखिल कर रहे हैं, यूएन की पूरी एक टीम होती है, ये उन तक पहुंचती है कि कौन सी पिटीशन सबसे ज़्यादा साइन की जा रही है, और जब ये उन तक बात पहुंचती है तो उसके बाद एक्शन रिएक्शन उधर से आना शुरू होता है। सिस्टम है भाई, ये नहीं कि यूएन के खिलाफ आप सड़क पर उतर जाओ कि यूएन हमारी सुन नहीं रहा है। तरीका है, हर चीज़ का प्रोसेस है। तो मैं कभी नहीं कहता किसी से, और ख़ासकर मैं अपने नौजवानों को कभी नहीं कहूँगा कि भाई इल्लीगल काम करो या कोई ऐसा कदम उठाओ जिससे आपके परिवार वाले परेशान हों। आप तो बंद हो जाओगे, आपकी ज़मानत कौन करवाएगा? अब आप कहेंगे अरे भाई ये तो हम तो नबी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम हुजूर के लिए कर सकते हैं बेशक, लेकिन भाई कानून के दायरे में आप करें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तरीके से आप चले। अब बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिनका फ़ोन आ रहा है मेरे पास कि भाई हमें परेशान कर रहे हैं, हमें पुलिस ये कह रही है, घर से उठाने की धमकी दी जा रही है। अब बताइए आपको सुकून से नींद आ रही है? आपके घर वालों का हाल और कितना बुरा है। और इससे क्या मकसद हमारा पूरा हो गया? नहीं, हमारा मकसद ये है कि हमारे हुजूर पर, हमारे दीन पर जो गलत और गंदी टिप्पणियां की जा रही हैं वो बंद हो जाएं और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। उसके लिए हमें सड़क पर उतरकर लाठी चलाने की ज़रूरत नहीं है। इससे तो जो उनका ये ट्रैप है वो कामयाब है भाई, हम फंस गए उसमें, हम फंस गए। वो यही तो चाह रहे थे। अब समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को, पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा भाई। चुनाव का माहौल है, चुनाव होने वाला है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि जगह जगह अचानक से हिंदू मुसलमान के खिलाफ जहर फैल गया। मुसलमानों को अब गोदी मीडिया एक बार फिर से आतंकवादी, दंगाई ये सब बताने लगा। जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाए, सरकार की नीति पर, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, वो देश का गद्दार साबित किया जा रहा है। ये लद्दाख में जो कुछ भी हुआ उसके बाद जो, और लद्दाख में 6 साल से प्रदर्शन चल रहा है। कितने साल से? 6 साल से। बिल्कुल प्यार से, मोहब्बत से, कोई लड़ाई नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं। ठीक। अब ये जो सोनम वांगचुक हैं, ये खुद प्रदर्शन प्यार मोहब्बत से कर रहे थे। 15-15 दिन ये भूख हड़ताल पे बैठे थे, सरकार सुन नहीं रही थी। अब जब वहाँ के लोगों ने, छात्रों ने देखा कि भाई हमारे इस शहर के, गांव के सोनम जो हैं परेशान हैं और हमारे मतलब हम सब इनके साथ परेशान हैं, 6 साल हो चुका है, सरकार ने ही जो वादा किया है वो पूरा नहीं कर रही है सरकार, अलग से कोई मांग नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो भाई वो सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे। सोनम वांगचुक पहले ही बोल चुके थे कि भाई मेरा ये रास्ता है ही नहीं हिंसा वाला, लेकिन जब भीड़ गरमाई तो भाई बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया गया वहां पर, और भी दफ्तरों को फूंका गया। गोदी मीडिया पर जैसे खबर चली तो गोदी मीडिया से वो तस्वीरें डिलीट करवा दी गई। पापा का फोन आ गया। आप लॉजिक समझिए इस चीज़ में, लॉजिक सिर्फ इतना ही है कि भाई चुनाव है, इसलिए याद है ना, अभी कुछ हफ्ते पहले खबर आ रही थी कि बिहार में नेपाल के रास्ते से 4 आतंकवादी घुसे। जब लोगों ने मजाक बनाना शुरू किया, ट्रोल करना शुरू किया, तो वो खबर एकदम से गायब हो गई, गायब। ये जो चुनाव के टाइम पर दूसरों को गद्दार बता रहे हैं, विपक्ष के लोगों को गद्दार बता रहे हैं और आतंकवादी और ये पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, इनसे ये नहीं बताया जा रहा आज तक कि भाई वो 300 किलो RDX पुलवामा में कहां से आया था, आज तक नहीं बता पा रहे। लेकिन ये किसी को भी जो मोदी का विरोध कर दे उसका पूरा इतिहास बता देते हैं। अरे ये तो फंडिंग ले रहा है, अरे ये तो इंटरनेशनल फंड्स ले रहा है, अरे ये तो पाकिस्तान गया था, अरे ये तो आतंकवादी है।
ये है खेल। 6 सालों से आदमी मांग कर रहा था कि भैया आपने जो वादा किया वो पूरा कर लो। अब बाद में ठीकरा उस पर फोड़ दिया गया। ये बेशर्मी है दोस्तों। अब उसको आतंकवादी करार दिया जा रहा है। ये देखिए, गवर्नमेंट ने कह दिया है कि सोनम वांगचुक ने भड़काऊ बयान दिए थे, जिसकी वजह से भीड़ को मतलब उकसा दिया गया। उनके बयानों से भीड़ जो है पागल हो गई, भड़क गई, और फिर ये जो कुछ हुआ है लद्दाख में, उसके पीछे ये सोनम वांगचुक जिम्मेदार हैं। और उसके बाद ये भी खबरें आ रही हैं कि अब भाई जांच की जा रही है, उनके पास इंटरनेशनल फंडिंग्स हैं, ये है वो है। ये तमाम आरएसएस वाला प्रोपेगेंडा पुराना है, कोई फॉर्मूला नया नहीं है। हत्ता कि उनका एक वीडियो शेयर किया जा रहा है कि ये पाकिस्तान गए थे, बल्कि वो अगर उसके दिल में चोर होगा तो वो छुप के जाएगा ना पाकिस्तान। तवज्जो है, वो सोनम वांगचुक खुद वहां जाकर प्रॉपर वीडियो बनाकर, व्लॉग बनाकर उन्होंने खुद पोस्ट किया है। उस वीडियो को शेयर करके अंधभक्त शेयर कर रहे हैं ये कि भाई देखो ये तो गद्दार है देश का, ये देखो ये तो पाकिस्तान गया था। तो पाकिस्तान जाने की वजह से उसे गद्दार घोषित कर दिया गया। Hi friends, I'm here in Islamabad attending the climate change conference Brief Pakistan organized by Dawn Media in Pakistan, and I presented my views on what can be done in the... अब इस तोतले का पोस्ट देख लीजिए। अंधभक्तों की टोली के हिसाब से सोनम अगर पाकिस्तान गए खुल्लम खुल्ला एक इवेंट में 6 फरवरी 2025 को, तो वो एक्टिविस्ट आतंकवादी हो गया। उन्हीं के कमेंट सेक्शन में इनको गू खिलाया जा रहा है जनता के द्वारा। गौरव मिश्रा ने फौरन रिप्लाई कर दी कि ये फोटो फिर क्या कहोगे भाई इस पे। अगर कोई पाकिस्तान चला जाता है और वो गद्दार होता है तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब के बारे में क्या कहोगे। आर्यन पांडे ने भी फोटो चिपका कर मुंह पे थूक दिया अंधभक्त के। इसी तरह से आप ये देखिए, विनोद राठी, लोकेशन बैंकॉक थाईलैंड, डेट अप्रैल 4, 2025, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बांग्लादेश के राष्ट्रपति के साथ फोटो दिखा के मुंह पे मुद्द दिया इन्होंने। इसी तरह से कॉमन मैन जो नाम का एक अकाउंट है, उसने भी जो है भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीर जो है नवाज शरीफ के साथ फोटो दिखा दी। ऐसे ही कमेंट सेक्शन भरा हुआ है भाई कि किस तरह से अगर पाकिस्तान जाने की वजह से आप किसी को आतंकवादी कह रहे हो, तो फिर भारत के प्रधानमंत्री भी कई बार पाकिस्तान जा चुके हैं। सोनम वांगचुक इसलिए भाजपा को चुभ रहे हैं क्योंकि उन्होंने सबसे गंदे तरीके से बीजेपी को एक्सपोज किया। उन्होंने पहले ही कह दिया था, जो ये बता रहा है कि लद्दाख के इलाके में चाइना कब्जा कर रहा है, तो जो बता रहा है ये उसको आतंकवादी कह रहे हैं, और जो कब्जा कर रहा है इसको ये कुछ कह नहीं रहे हैं। ये वीडियो पहले ही सोनम वांगचुक बनाकर पोस्ट कर चुके हैं। इसी वजह से बुरी तरह से सोनम वांगचुक भाजपा के कई जगह चुभे हैं। तो एक तरफ तो हम अपनी ज़मीनें खो रहे हैं और दूसरी तरफ आलम यह है कि उसके ऊपर बहुत से नेता और उनके जो ट्रोल चट्टे बट्टे हैं, जो कि इन कमेंट्स में भी होंगे और कुछ वीडियोस में भी आपने देखा है, वो कहते हैं कि हम देशद्रोही हैं। आप ही बताइए, वो देशद्रोही हैं जिन्होंने देश की ज़मीन चीन को सौंप दी, या वो जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन चीन को जा रही है, इसे रोका जाए? तो ये फैसला आप भी कीजिएगा। बहरहाल मैं अमित शाह। सोनम वांगचुक बार बार अपने लोगों से, युवाओं से कह रहे हैं कि ये फालतूगिरी मत करो, ये नॉनसेंस है और इससे हमारा जो कॉज है उस पर असर पड़ेगा। और वहाँ हुआ ये कि सेना ने, बड़े साहब के आदेश पर सेना ने लद्दाख के 4 रिहायशी जो लोग हैं वहाँ के, कहा जा रहा है प्रोटेस्ट में थे, उनको गोली मारकर कत्ल कर दिया, प्रदर्शनकारियों को। अब वहाँ का लोकल युवा कह रहा है कि पूरे भारत में सबसे शांति प्रिय जगह ये है लद्दाख। हमने सेना के साथ मिलकर काम किया है और कई बार हमने बड़े बड़े खतरों का सामना किया है। और आज उन्हीं सेना के हाथों हमारे 4 लोग मारे गए।
लद्दाख एक पीसफुल जगह है, हमने हमेशा पीसफुली अपने डिमांड्स को रखा है। हमारे लोग यहाँ पे शांति के लिए पूरे देश में माने जाते हैं और हमने हमेशा से इस जगह को, लद्दाख की धरती को महफूज रखा है दुश्मनों से, हमारे आर्मी के साथ शाना बशाना होकर। लेकिन पहली बार हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे खुद की फौज की गोलियों से हमारे लोगों की जान चली जाए, और जान चली गई वो मुझे बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। हम कंडेम करते हैं जो बीजेपी ऑफिस को जो आग लगाया है, जिसने भी प्रॉपर्टी के साथ जो वायलेंस किया, जिसने भी आग लगाया, उसको कंडेम करते हैं। बट द सेम टाइम यू आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट पीपल हैव बीन किल्ड, हमारे लोग मर गए हैं, हमारे लोग अभी गमज़दा है। हम पीस की अपील करते हैं हर किसी से कि अभी पीसफुल है। तो हमारे एजी साहब ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया, हमारे डीसी साहब ने भी लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया, और करगिल और लेह दोनों में भी अभी 162 अभी नाफिस है। बट हमारी कोशिश ये है कि हम हमेशा पीसफुली अपनी डिमांड्स रखें। हमारी जो डिमांड है जो पूरी कर नहीं पाई अभी तक गवर्नमेंट, तो हमारी डिमांड हमेशा पीसफुल वे में ही, मुज़ाकरात के थ्रू, डायलॉग के थ्रू। भाई लद्दाख का मामला कितना खतरनाक हो चुका है आप सोच नहीं सकते। लेकिन मेरा नाम मोहम्मद रजा है, इसलिए भक्तों को बहुत बुरा लगेगा। ठीक, तो आइए गौरव पंधी नाम के एक युवक से इस मामले को बहुत शॉर्ट में समझते हैं। कल लद्दाख में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर दी, 4 लोग मर गए। जब लद्दाख में चाइनीज इंट्रूजन होता है तो ऑर्डर दिए जाते हैं कि एक भी गोली नहीं चलानी है, लेकिन अगर लद्दाखी लोग प्रदर्शन करते हैं अपनी मांगों को लेकर तो आप कहते हो कि उन पर गोली चला दो। गवर्नमेंट इज नॉट सपोज टू किल इट्स ओन सिटीजन्स। आपके पास और भी कई प्रावधान होते हैं, वाटर कैनन, टीयर गैस। अभी तो मोदी जी जी जिनपिंग को मिले थे कुछ समय पहले, क्या क्या कर रहे थे। यही तो चाहता है चाइना। लद्दाख में चाइनीज इंट्रूडर आर मोर सेफर टुडे देन द पीपल ऑफ लद्दाख देमसेल्व्स। बीजेपी ने लद्दाख से देश के युवाओं को एक मैसेज दिया है कि अगर मोदी सरकार के सामने सिर उठाओगे, प्रदर्शन करोगे, सवाल पूछोगे, मांग करोगे, यू विल बी साइलेंस्ड विद द बुलेट्स। पागल हो गई है सरकार। सोनम वांगचुक ने खुद बता दिया था 3 दिन पहले कि हम अनशन कर रहे थे, मेरे साथ और भी लोग थे, जिनमें से कुछ की ऐसी तबीयत खराब हुई कि उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। सरकार नहीं सुन रही थी, बहाने मार रही थी, उनका खुद का वादा था जिसे वो निभा नहीं रही थी। और उसके बाद हुआ ये, जब हमारे लोग बीमार पड़े तो युवा जो लोग हैं वो भड़क गए, नाराज हो गए, कई जगह बंद की उन्होंने ऐलान किया, और उसके बाद ये मामला हो गया। उस पूरे बयान को शेयर किया है सुब्रमण्यम स्वामी, एक दिग्गज नेता ने। हाँ, और उन्होंने साफ कहा है कि यह प्रधानमंत्री पूरी तरह से फेल हुआ है, इसे अपने पद को छोड़ देना चाहिए। देखिए, एक एक जुमला सोनम वांगचुक का है और वो रीपोस्ट खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने किया है। दोस्तों, आज हमारे अनशन के 15वें दिन ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज लेह शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़फोड़ होने लगी। कई कार्यालयों को तोड़ा गया, आग लगा दी गई, और गाड़ियों को पुलिस के आग लगा दी गई। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल यहाँ पर जो 35 दिन के अनशन पे बैठे थे, उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा बहुत गंभीर स्थिति में। इससे लोगों में बहुत रोष जागा और आज पूरे लेह में बंद की घोषणा की गई, और फिर युवा पीढ़ी हज़ारों की संख्या में बाहर आ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे। मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर, लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूं कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना काम काज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी। ये बात सबको अच्छे से समझ में आ रही है कि सरकार हिली हुई है और इस वक्त सरकार अपनी पूरी ताकत अंधभक्तों की टोली को एक्टिव कर चुकी है, जिसमें गोदी मीडिया भी आता है। अब आप गोदी मीडिया की चित्रा त्रिपाठी, उसकी लैंग्वेज, उसके सूजे हुए कद्दू जैसे मुंह से आप सुनिए किस तरह से वो राहुल गांधी के लिए गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही है, किस तरह से इसके अंदर कांग्रेस के लिए नफरत नजर आ रही है। जी हाँ, ये वही महिला होंगी जो आपके सामने आने वाली हैं, जिन्होंने अपने लाइव शो के अंदर, जब ये अपने पति के साथ थी,
तो इन्होंने कहा कि मैं सिर्फ जो शादीशुदा घर पे हूं, बाहर तो मैं सिंगल हूं। ये है इनका फलाना धर्म जिसका ये प्रमोशन करती हैं। आइए अब इनके मुंह से आप सुनिए। मैं तो कांग्रेस वालों को क्या ही कहूं, उनके में कुछ दम ही नहीं है। होता तो अब तक इन लोगों का कब का मुंह बंद करवा चुके होते। सुनिए। क्या राहुल गांधी भारत में गृह युद्ध चाह रहे हैं? क्या तख्ता पलट से ही सत्ता हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं राहुल गांधी? और क्या जेन जी के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं राहुल गांधी? आज इसी पर दिखाने वाले हैं ग्राउंड रिपोर्ट, क्योंकि राहुल गांधी ने जेन जी को लेकर सोशल मीडिया पर जो ट्वीट लिखा उसके बाद से लगातार इस देश के भीतर सियासत गरमाई हुई है। पूरी खबर रखने वाले हैं आपके सामने, लेकर चलेंगे बिहार। चुनावी तारीखों का जल्द होने वाला है ऐलान, लेकिन उसके ठीक पहले किसने कह दिया कि इस बार भूरा बाल ही तय करेगा बिहार के सिंहासन पर कौन बैठेगा। भूरा बाल यानी कि भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और लाला। इसको लेकर अब किस तरह की सियासत बिहार में आगे बढ़ रही है, तेजस्वी यादव की यात्रा का अब तक का रिजल्ट क्या निकलकर सामने आए हैं, और भी खबरें रखेंगे आपके सामने पूरे विश्लेषण के साथ। मिलते हैं रात 9 बजे जनहित में एबीपी। अब तो कांग्रेस को यह कदम उठाना चाहिए ना कि उनके दिग्गज नेता के साथ या उसके ऊपर ऐसा घटिया तरीन लाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये तो उनका है ना कि आपका काम है कांग्रेसियों। खैर, गोदी मीडिया को काम पर अब लगा दिया गया। आपकी स्क्रीन पर रिपब्लिक भारत का एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। लद्दाख में जो कुछ भी हुआ उसमें एक तरह से वांगचुक को तो आतंकवादी बता दिया, पाकिस्तानी बता दिया, और यहां पर इन्होंने लिख दिया कि सुरक्षा बलों पर हमला कर रहे थे नेपाली नागरिक। लीजिए, नेपाल पर भी और नेपालियों पर भी इल्जाम लगा दिया गया। यानी कुछ भी करना है, सच सामने आने नहीं देना, सच को कबूल नहीं करना। कहने वाले ने कहा था कि आप मुझे इतना दिन दीजिए, अगर मैं अपने वादे पर न उतरा तो बीच चौराहे पर मुझे। अब वही वांगचुक कह रहे हैं कि भैया आपने ही वादा किया था, ये आपके मैनिफेस्टो में था साहेब, ये तो पूरा कर जाओ। नहीं, पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि वादे कभी पूरे किए हैं क्या अगले ने। सोनम वांगचुक को आज गद्दार कहा जा रहा है, लेकिन सोनम वांगचुक को हम अच्छे से जान चुके हैं। यही वो वांगचुक हैं जिनको हमने केबीसी के अंदर खुद देखा, जिसने देश को गर्व महसूस कराया। आज उसी सोनम वांगचुक को बीजेपी बदनाम कर रही है, जिसने लद्दाख के बच्चों के लिए नए स्कूल मॉडल गढ़े, जिसने ग्लेशियर समाधान खोजा, जिसने कहा था कि मां जैसी है ये धरती। आज वही व्यक्ति 6 शेड्यूल मांग कर रहा है, तो उसे सत्ताधारी राष्ट्रद्रोही बता रहे हैं। बीजेपी को राष्ट्रवाद सिर्फ गोद में बैठे लोगों से दिखता है। जो खड़ा होता है या तो उसे जेल जाना पड़ता है या वो बदनाम होता है। सोनम वांगचुक ने इस देश के लिए और खासकर लद्दाख के लिए इतना कुछ किया है जितना प्रधानमंत्री मोदी ने न किया होगा। लेकिन दोस्तों, क्योंकि अब वो व्यक्ति चुभ रहा है, तो बस इसलिए गद्दार घोषित हो रहा है। पोल पट्टी सरकार की खुली हुई है। देश के युवा समझ चुके हैं, अब उसके इशारे पर, सरकार के इशारे पर नाच नहीं रहे हैं। बौखलाई हुई है सरकार, बौखलाए हुए हैं अंधभक्त कि करें तो करें क्या। हजरात, आई लव मोहम्मद पर कानपुर की पुलिस ने टिप्पणी पता है अब क्या की है? इतना कुछ होने के बाद पुलिस कह रही है कि पोस्टर फाड़ने पर एफआईआर नहीं हुई थी, वहां कुछ और विवाद था जिसकी वजह से एफआईआर हुई। यानी अब जिस मुद्दे पर इतना बड़ा मुद्दा बना, नीचे से वो मुद्दा ही हटा लिया। अब मुसलमान कंफ्यूज कि भाई फिर हम प्रदर्शन क्यों कर रहे थे। ये पूरा ट्रैप था भाई, जाल था जिसे आपने समझा नहीं। चुनाव है ये आपको समझ में नहीं आता, वोट चोरी पकड़ी गई है ये आपको नजर नहीं आता। इसी वजह से दोस्तों ये सब कुछ हो रहा है। अचानक से देश में नफरत फैल रही है। अब उन्होंने क्या किया, अगलों ने देखा यार आई लव मोहम्मद तो यार पूरी दुनिया में छा गया, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया में छा गया। अब हम क्या करें, क्या करें? वो कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ मुसलमानों को कॉपी करते हैं। आज वो जो कुछ कर रहे हैं कॉपी कर रहे हैं। अब उन्होंने अपना लगा दिया आई लव, समझ रहे, आई लव। हाँ, अब जगह जगह पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, ये ले वो ले, बाबाओं के लेके खड़े हो फोटो खिंचवा रहे हैं। अरे
हाथ में बैनर पोस्टर लेके इतना कॉपी करोगे यार, कुछ तो नया कर लो अपना। मैं मुसलमानों से यही कहूंगा, ये कंपटीशन नहीं है, उन्हें अकेला लड़ने दो, अकेला शोर मचाने दो और अकेला चीखने दो। ये एक जाल था, हम न कभी हारे थे न कभी हारेंगे, ना हमें कंपटीशन लड़ने की ज़रूरत है। चीख भाई, एक ज़मीन पर पत्थर पड़ा है, तुम उसे चीख के कह दो पिघल जा पिघल जा पिघल जा, वो पिघल जाएगा क्या? नहीं पिघलेगा। आप समझ रहे हो? ऐसे ही अगर मेरा नाम लिखकर उसे जलाया जाए, मेरे नाम लिख कर उस पर थूका जाए, तो मुझ पर कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? भाई बस इतना दिमाग लगाइए, आपके पास मेरी बातों का जवाब होगा। बहस के लिए बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन याद रखिएगा ये जाल था, जाल है और आगे ऐसे जाल फेंके जाते रहेंगे, याद रखिएगा। अब कंपटीशन है भाई, उधर से भी कंपटीशन आ रहा भाई, हम यहाँ पोस्टर लगाएंगे। और अल्लाह की कसम, जो बात आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले पोस्टर में है ना, मज़ा ही नहीं आ रहा, देख के कॉपी लग रहा है, कॉपी है। इसलिए कह रहा हूँ, किसी के भड़कावे में बहकावे में आकर कोई गैर संवैधानिक काम मत करिएगा। ये जाल है, जाल है, जाल है। और इसमें वही सब पुराने इनके पैतरे हैं जिनका ये मेन यही काम है भारत में, जैसे सूरदर्शन। उसके जितने भी पत्रकार, जितने भी लोग मिलेंगे ना आपको, वो इंसानियत की बात नहीं करेंगे। उनको अगर मुसलमान कोई सोता हुआ जाना रहा है, ये तो स्लीपिंग जिहाद कर रहा है। कोई मुसलमान अगर कहीं हगता हुआ दिख जाए, नहीं कहीं कि भाई यहाँ पखाना करने गया है, पखाना, अरे बड़ी देर से हग रहा है, अरे ये तो टट्टी जिहाद कर रहा है। कोई मुसलमान खड़ा हो गई, पानी पी रहा हो, अरे देखो ये मुल्ले, ये तो पानी जिहाद कर रहे हैं। हर चीज, अब वो सुना ना नकल जिहाद उत्तराखंड में ऐलान करें नकल जिहाद, और वहां के छात्र अच्छे से बजा रहे हैं नकल जिहाद। हमारा माथे पे लिखा है क्या कुछ? तुम कुछ भी कहोगे। पता है मामला क्या है? पहले ये वीडियो देखिए। ये देश के गद्दारों के द्वारा एक वीडियो शेयर किया गया जो दंगा देश में चाहते हैं। सागर कुमार, सूरदर्शन का पत्रकार जो बताता है अपने आप को, कहता है कि खौफनाक सूरदर्शन की मुहिम का स्टेटस हिंदू युवक ने लगाया था, जिहादियों ने हिंदू लड़के के घर में घुसकर मारा। सच्चाई क्या है आप देख रहे हैं ना, किस लेवल पर झूठ और ये फर्जी हरकत करते हैं। जब आप ग्रोथ से पूछोगे तो ये आपको बताएगा। उस पर पूछा है किसी ने, कौशलेंद्र यादव जो हैं, उन्होंने पूछा कि भाई इस वीडियो की सत्यता क्या है। तो उन्होंने कहा कि घटना की जांच से पता चलता है कि गांधीनगर के बहियाल गांव में 24 सितंबर को पोस्ट पर विवाद से झड़प हुई, जिसमें पथराव, आगजनी और वाहनों को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने 50-60 लोगों को हिरासत में लिया, कोई मौत नहीं। घर में घुसकर हमले की पुष्टि ने अधिक जानकारी के लिए विश्वसनीय स्रोत देखिए। घटना की जांच से पता चला है कि गांधीनगर वैभव मनवानी की हत्या लूटपाट के दौरान हुई। पुलिस के अनुसार कोई सांप्रदायिक कोण या स्टेटस से जुड़ाव नहीं। मुख्य मीडिया स्रोत इसे रॉबरी बताते हैं। सूरदर्शन न्यूज पर पहले भी गलत खबरें फैलाने के आरोप लगे हैं। अन्य मुद्दों पर उनकी कवरेज सीमित पाई गई। बहुत क्लियर कट बात यहां इसने लिख दिया है भाई। इसी तरह से ये देखिए, साइबर हंट्स, ये पूरे हिंदुस्तान के, मेरे भारतवर्ष के हिंदू और मुसलमानों को समझना होगा। मैंने पहले कहा था ना, चुनाव है तो देश में दंगे करवाए जाएंगे। ये देखिए लिखता है, ब्रेकिंग सूत्रों के अनुसार अगले 24 घंटों में देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदुओं को टारगेट करके आई लव मोहम्मद चलाने वाले हमला करने की तैयारी में हैं। और अगर ये सच है तो आज सोशल मीडिया पर ही नहीं, हिंदुओं को धरातल पर भी अपने गिले शिकवे भुलाकर एक होने का समय आ गया है। राधे राधे। हजरात मोहतरम, इसके सूत्र पता किए जाएं। हमारे हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस क्या इतनी फेक है, क्या इतनी नकली है कि आज साइबर हंट नाम का एक टटपूंजिया उठ के कह रहा है कि मेरे सूत्र से मुझे पता चला है कि अगली 24 घंटे में हिंदुओं पर हमला होने वाला है।
और देश की एजेंसियों को पता ही नहीं है। ये कौन सा गू चाट के ट्वीट कर रहा है भाई? इसके पास कौन सा सूत्र है? अगर ये सूत्र गलत साबित हो तो इसके चूतरों को फाड़ देना चाहिए कि देश में हिंदू मुसलमान के बीच इतनी नफरत फैला रहे हो। किसके लिए? 100 रुपये पर डे दिहाड़ी के लिए? और किसके लिए? किसके लिए? जिसने तुम्हें नौकरी नहीं दी, तुम पर ऐसे हालात लागू कर दिए कि तुम उसकी गुलामी के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आप सोचिए, ये देश का अपमान और देश की सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी। ईरान समझाया क्या हिंदुस्तान को कि भारत के अंदर कोई भी कुछ उठा के कर देगा, किसी को पता नहीं चलेगा, जैसे ईरान को पता नहीं चलता। वहां 1.5 लाख मोसाद के लोग घुसे हुए हैं। इस आदमी को तुरंत गिरफ्तार करके ये पूछना चाहिए कि भाई तेरे पास कहां से फंडिंग आ रही है? कहीं ये पाकिस्तान की चाल तो नहीं कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान करके माहौल खराब करें? जहां पाकिस्तान और आसपास के उसके देश एक साथ मिल रहे हैं, यहीं भारत के अंदर कुछ ऐसे अकाउंट हिंदू मुसलमान के बीच जहर घोलकर देश के टुकड़े करना चाह रहे हैं और देश की सिक्योरिटी पर सवाल कर रहे हैं। कमाल हो गया। लेकिन यही तो दुख की बात है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। अच्छा, कार्रवाई होगी भी क्यों जब सरकार का इसमें फायदा है? बीजेपी के पूर्व मंत्री सांसद ने पता है क्या कहा है कि मुसलमानों को अयोध्या, पहले तो मुसलमानों से बाबरी मस्जिद छीनी, फिर उसके बाद अब ये कहता है विनय कटियार कि मुसलमानों को जल्द से जल्द अयोध्या छोड़ देना चाहिए। इस मंदिर नगरी में किसी भी मस्जिद के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। अयोध्या में मुसलमानों को रहने का अधिकार नहीं है। यह है भाई बीजेपी का विनय कटियार और यह है भाजपा की सोच। लेकिन मुसलमान पहले एक दूसरे के ही पे लात मार ले, वही काफी है। एक दूसरे पे ही लड़े पड़े हैं। हमारा कुछ होगा थोड़ी ना भाई। हमारे तो थोड़े बहुत क्रिएटर भी हैं जिसके 20,000 फॉलोवर हो गए, 70,000 फॉलोवर हो गए भाई। वो हवा में है भाई। वो हवा में है कि भाई उसके 5 लाख फॉलोवर हैं, उसके भाई इसलिए हैं। अल्लाह अल्लाह तो नकली करता है वो तो जो उसकी तो 50 गर्लफ्रेंड थी। अबे भूतनी के, तेरी औकात नहीं थी, तुझे कोई मूत नहीं रहा। और तेरी इतनी अगर भसोट है तो बिना उसकी पर्सनल लाइफ पर गए हुए तू अपने दम पर क्रिएटर बन। तो अब अच्छा, तुझे लग रहा है कि वो सिर्फ व्यूज़ और लाइक के लिए बोल रहा है, तो व्यूज़ और लाइक पर बोलने के लिए, सिर्फ व्यूज़ और लाइक पाने के लिए जो वो बातें बोल रहा है, उसकी वजह से वो FIR भी झेल रहा है। और कम से कम दीन की तो बात कर रहा है। तू क्या कर रहा है? जहां अल्लाह हुक्म दे रहा है, बल्कि अल्लाह ये करता है कि दूसरे के बंदों के गुनाहों पर पर्दा डालता है। खुदा अपने बंदों के गुनाहों पर पर्दा डाल रहा है और तू सुअर उठ के, बंदा ही तो है तू भी तो बंदा ही है, तो दूसरे का तू एक्सपोज्ड, फलाना एक्सपोज। ये इस लौंडिया से बात करता था, ये इस लौंडिया से बात करता था, ये क्लब जाता था, ये दारू पीता था। अबे भाई, वो नाचता था, क्लब जाता था, अय्याशी कर रहा था, कुछ भी कर रहा था। उसको एक्सपोज अल्लाह ने थोड़ा ना किया। और तू तो हसद में बे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, जब से मैं 8-10 दिन से इस मैटर में हूँ, देख रहा हूँ। जवाब देने के बजाय, समझदारी वाली बात करने के बजाय, मैं तो इसको यूं कर दूंगा, मैं तो यूं कर दूंगा, मैं तो इसको मुसलमानों में यही दिक्कत है। हम एक हो नहीं सकते, एक दूसरे की कामयाबी से जलेंगे। कोई हमसे आगे पहुंच जाएगा, हम बुराइयां करेंगे। हमारे ख़ानदान से लेकर मोहल्ले से लेकर भाई तुम्हारे ख़ानदान वाले जहाँ जाएं। और ऊपर से अगर ये टटपूंजिया आज के कुछ क्रिएटर नए, उनको नया है भाई कि हम तो इसको भाई ये ज़बरदस्ती पंगे लेते हैं। तो मैं बड़े क्रिएटर से यही कहूँगा कि भाई आज का कोई टटपूंजिया आके आपके खिलाफ कुछ वीडियो बना रहा है तो भाई खामोश रहो। बस आप एकता की बात करो, एकता की, उम्मत को एक करने की कोशिश करो। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला अल्लाह है। अगर कोई किसी को बदनाम कर रहा है, गाली बक रहा है, जलील कर रहा है, रुसवा कर रहा है, तो यकीन जानिए उसकी ये कुछ समय की जो कामयाबी है वो कुछ समय के लिए होगी। कुछ समय बाद उसका समय ख़त्म हो जाएगा। हजरात, मैं आपको जब iPhone 17 लॉन्च हुआ था उससे पहले ही बता चुका था कि जो iPhone लॉन्च हुआ है
और खासकर जो इसका कलर ऑरेंज कर दिया है ना, इस पर बीजेपी जरूर मोदी को क्रेडिट देगा। देखा, हमारा मोदी जी की वजह से हुआ है, मोदी ना होता तो पर पता है क्या होता, ये तो हरे रंग का मोबाइल होता, ये कटमुल्लों का मोबाइल होता। वही हो गया। जो लाइव डिबेट में नंगा बैठ जाता है, वो नेता खड़ा होकर ज्ञान पेल रहा है कि आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, मोदी जी की वजह से आज भगवा रंग का आईफोन है। इस चूरन से कोई पूछे, अगर इतना ही मोदी जी का दम है तो पूरी दुनिया में आईफोन 17 प्रो मैक्स सबसे महंगा क्यों है भारत में? आईफोन 17 लॉन्च हुआ है और पहली बार उसका सबसे यूनिक कलर ऑरेंज, कॉस्मिक ऑरेंज आया है। यानी दुनिया के सबसे हाईटेक कंपनी के सबसे हाईटेक प्रोडक्ट के ऊपर भी भगवा नजर आने लगा है। अगर किसी को कुछ समझ में ना रहा हो तो उसे अपनी नजर बदलने की जरूरत है। और हजरात मोहतरम, इतना ही नहीं, आपने देख लिया, मतलब नीचे से बंदा नारे भी लगा रहा है जय जय श्री। अबे भाई, अरे सुन, लॉजिक तो सोचो उसकी बातों में। यहां खोपड़ी में कुछ है भाई, वो नारेबाजी कर रहे हैं, खुश हो गए, धार्मिक नारे लगा रहे हैं। भाई अपने धर्म का अपमान ये हमेशा खुद करते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप के ये थे, पापा बने हुए थे डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने बल्कि बनाया हुआ था, तो आपको याद है ना, यही वो भीड़ थी जो सड़क पर बैठकर डोनाल्ड ट्रंप को तिलक लगा रही थी, उसके फोटो की आरती उतार रही थी, उसके विजय के लिए जो है पूजा अर्चना कर रही थी। यही वो भीड़ है जिनकी भीड़ का व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप को भगवान मान रहा था। तो फिर आज क्या हुआ हैं? रगड़ दिए गए। आज मुंह छुपाते फिर आईफोन मोदी जी की वजह से भगवा रंग का है। बहुत बढ़िया भाई, अगर आईफोन मोदी जी की वजह से और भजपिल्लों की वजह से भगवा रंग का किया गया है, तो फिर इतनी पहुंच भी होनी चाहिए कि मोदी जी को कहना चाहिए कि मुल्लों को भगवा रंग का फोन नहीं देना, आधार कार्ड जो है देना है उनको। आधार कार्ड आप देखोगे फिर उनको किसी और रंग का दोगे, कम से कम भगवा रंग का तो नहीं दोगे। हैं चतुर्वेदी जी, दिक्कत तो नहीं हो रही है ना कुछ, है ना? ये भी मत कह दीजिएगा कि मैं यहाँ अंटी जेब में रखता हूँ मोबाइल तो मेरी भावनाएं आहत हो रही हैं, या जेब में या पिछवाड़े के पास इधर रखता हूँ तो आत्माएं आहत हो रही हैं, मैं इसमें कुछ आड़ी टेढ़ी चीज़ें देख लेता हूँ, हैं तो आपकी आत्माएं मतलब है ना, भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए ना। तो पहले बता दीजिएगा। ये तो खुद एप्पल वालों को करना चाहिए कि मुसलमानों को फिर नहीं देना चाहिए एप्पल, और अगर दे तो उनके लिए पूरे एक मतलब उसका जो नियम जो है, नियम एक पत्र दे कि आप मुल्ले हैं, ये भगवा मोबाइल है, भगवा मोदी जी की वजह से हमने निकाला है। मैं तो कह रहा हूँ जितना शौक है अगले आदमी को, यहाँ पर एप्पल की जगह मोदी जी का जो है ना सिर्फ फेस कट लगाना चाहिए, मतलब कट आउट लगाना चाहिए। क्या कहते हो? बात अगर सिर्फ ऑरेंज कलर की है, भगवा रंग की है, तो भाई अमेरिका विनी कोहली कहती हैं कमेंट में कि अमेरिका तो पहले ही रिकॉग्नाइज कर चुका है भाई साहब, इज्जत दे चुका है। अमेरिका के अंदर जितने भी अपराधी हैं सब भगवा रंग पहना के जेल में रखे जाते हैं। कई सारे यूजर्स तो आईफोन 13 जो पुराना फोन है उसका कलर दिखा रहे हैं कि ग्रीन कलर में तो पहले ही लॉन्च कर चुका है। अब वक्त कोने में जाकर रो रहे होगा, अरे यार ये क्या कह दिया। इनसे कहा करें भाई साहब आप पेंट पहनो या मत पहनो, लेकिन भाई समझदारी वाली बात को दिमाग में ज़रूर घुसाओ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस हिसाब से ये भौकाल है और एप्पल तो फिर खरीदना। अबे भाई पूरा दिन अंडवे बैठ के वीवो और चाइनीज़ मोबाइल से जो है एप्पल को प्रमोट कर रहे हैं कि भगवा रंग ही लेना, भगवा रंग ही लेना। चलो तुम्हारे कहने पे हमने तो ले लिया है, ठीक। अब सुनो आगे की बात। एक और फ़ोन है, एप्पल का ही है, आईफोन 17 एयर, दुनिया का सबसे पतला मोबाइल। इसके डिज़ाइनर पता है कौन है, किसने डिज़ाइन किया है? आबिदुल चौधरी। और सुनिए, मुल्ला है, और ये मुल्ला अपना भी नहीं है, मुल्ला बांग्लादेश का है। तो बांग्लादेशी मुसलमान ने एप्पल एयर डिज़ाइन किया है,
तो अगर मोदी जी वॉर रुकवा सकते हैं तो एप्पल 17 एयर की लॉन्चिंग यहां नहीं रुकवा सकते? गजब बेइज्जती है। उधर एप्पल के COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर गड़चुल्लो, तुम्हें पता है कौन है वो? फोटो लगाओ स्क्रीन पे। ये हिंदुस्तान का मुल्ला है और मजेदार बात, उत्तर प्रदेश का मुल्ला है। नाम है इनका सबी खान, मुरादाबाद के हैं। है मजेदार। तो भैया तुम भगवा लो, हरा लो या नीला पीला कोई भी लो, है तो ऊपर मुल्ला ही। करो बाइकआउट, अपने ही जाल में फंस के रह गए हो। भगवा फोन लेना है लेकिन पैसे नहीं है, किस्तों पे लेना है लेकिन किस्त भरने के लिए पैसे नहीं है। और उधर यहां तो प्रमोट कर दिया भगवा, अब तुम क्या करोगे? एप्पल में बड़े बड़े पोस्ट पर मुल्ले ही बैठे हैं। तो दोस्तों ये सब इसलिए किया जा रहा है कि आप मेन मुद्दों से भटक सको। लेकिन जो उत्तराखंड में पेपर लीक हुआ तो युवाओं ने मुंह तोड़ जवाब। अब धामी सरकार क्या कर रही थी, सिनेमा हॉल में जब जाते थे, अभी हाल फिलहाल आप जब भी जाओगे ना, तो भाई दिल्ली में जाओ, मुंबई में जाओ, पटना, कहीं भी जाओ, फिल्म शुरू होने से 20 मिनट पहले से सिनेमा घरों में धामी सरकार ने अंधा पैसा खर्च करके खूब प्रमोशनल वीडियो। अरे तुम जितनी देर बैठे रहोगे ना, जब तक फिल्म शुरू नहीं होगी सर में दर्द हो जाएगा। धामी सरकार ने ये कर दिया, धामी ने ये धम कर दिया, धामी ने ये धम कर दिया, भाजपा ने ये कर दिया और मोदी जी ने ये कर दिया। और जो बेचारे नीचे बैठे हैं वो खुद कह रहे हैं, अबे भाई इतना कुछ कर दिया क्या इसने? हमें तो नहीं पता, कर दिया होगा भाई, हम पता नहीं, हम युगांडा में रहते हैं, हमें तो पता नहीं चला। अब वहीं उत्तराखंड में जो वहाँ के बच्चे हैं, अब वो समझ चुके हैं खेल कि ये भगवा लेकर आते हैं और हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। वहाँ की एक जो छात्र है, हिंदू है, कट्टर हिंदू है, लेकिन अब वो भाजपा का फॉर्मूला समझ चुकी है। सुनिए। गांव में भगवा घुसने ही ना दिया जाए। इनको बोले झंडा हमारे हाथ में दो और भगवा अपने हाथ में वापस लेके आओ, क्योंकि हमारे संविधान में हमें सिखाया है कि सिर्फ हिंदू धर्म सर्वोपरि नहीं है, भारत के समस्त धर्म सर्वोपरि है। हम हिंदू धर्म के नाम पे बेवकूफ नहीं बनने वाले, क्योंकि सरकार अंधभक्त मत होइए, क्योंकि सरकार हिंदू धर्म के नाम पे हमें बेवकूफ बना रही है। मैं तो एक गुजारिश करती हूँ कि हमारे शहीद तिरंगे में लिपट के आते हैं, इन नेताओं को भगवा में लिपट के भेजो, तब इनको औकात पता चलेगी कि ये भगवा समझ। मुझे कुछ बोलने की जरूरत है? खाओ अल्लाह कसम, नहीं है ना। आगे सुनो। बेंगलोर में भी अब युवा जाग गया है और अब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, क्योंकि भाई भूतिया बनाया गया, नौकरी देंगे 10,000 करोड़ नौकरी, 5,000 करोड़ नौकरी, हर साल हर दिन 10 कॉलेज बनाए। अरे भाई कहाँ बन रहे हैं? ये देखिए बेंगलोर। ऐसे ही हल्द्वानी में छात्र तमाम तोड़ मरोड़ के बावजूद, हिंदू मुसलमान एंगल देने के बावजूद मुद्दे पर टिके हुए नजर आ रहे हैं। सबसे हमारा निवेदन है कि बैठ जाइए, क्योंकि खड़े खड़े थक जाएंगे। ये हमारा आंदोलन है, ये आंदोलन हमने इसी बुद्ध पार्क से शुरू किया था 22 तारीख को। आप सबको पता है ना? हजरात, भारत का माहौल जानबूझकर खराब किया जा रहा है। मुसलमानों से इसलिए कह रहा हूं कि सॉफ्ट टारगेट तुम हो, अंदर रहो, घर के अंदर रहो, काम काज करो, किसी अफवाह पर ध्यान मत दो, किसी की बकवास जाल में मत फंसो। अब नरसिंहालंड सरस्वती ने एक और बयान दिया। उसने अपने बयान में कहा कि सऊदी अरब में हमारे 360 जो मूर्तियां हैं उन पर जो हैं वो अपना श्लोक लोग जो होता है वो लिखो और हमें वहाँ की पूजा करने दो, और हम अपना वो मंदिर वहाँ दोबारा बनाएंगे और अपने उस जगह को मतलब कब्जा करने की बात सऊदी अरब। अबे धोती तुझसे संभलती नहीं नरसिंहालंड सरस्वती, धोती तुझसे संभल नहीं रही।
जबान तुझसे संभल नहीं रही, हिंदू बेटी बेटियों को गाली तू बक देता है। दोस्तों ये जो है, मेरा मानना ऐसा है, इसे पीछे से सरकार ही ये सब करने को कहती होगी, वरना सोचिए ऐसी ऐसी बातें आज के हिंदू युवा कर रहे हैं जिसको आप मतलब 1% वैसा अगर कोई मुसलमान बोल दे तो यूएपीए लगाकर जिंदगी खराब कर दी जाए। पहले इसका बयान सुनिए। और मैं ये अच्छी तरह समझ गया हूँ कि इस जन्म में मैं इस युद्ध को समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन एक बात मेरे बच्चों याद रखना, हम ही इस युद्ध को समाप्त करेंगे और धरती में कैंसर को मिटाकर रहेंगे। अब तुम काल कविताएं और जो कविताएं करते हो, अभी कविता में रावण के तो वचन को, काशी विश्वनाथ के वचन को, अरे उन 360 मूर्तियों में भी कविता करो जो हमारे बाप दादों ने मक्का में बनाई थी। हमें एक दिन मक्का के उस मंदिर को भी वापस लेना ही होगा। अगर जिंदा रहना चाहते हो, सनातन को जिंदा रहना है, तो बक्केश्वर महादेव पर विजय चढ़ाना पड़ेगा, वरना ये यज्ञ पूरा नहीं होगा। मां की प्रतिमाओं को वहां भी स्थापित करना पड़ेगा, वरना ये यज्ञ पूरा नहीं होगा। सनातन सुरक्षित नहीं रहेगा। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। हाँ भाई तू चला जा, लेकिन एक बात याद रखियो, वहां पर हाथ काटने का कानून है और तुम वहां पहुंचे और जिस तरह की तुम बातें कर रहे हो, तो सऊदी अरब के जो कानून हैं उनके मुताबिक अगर आपने वहां ऐसा कुछ किया तो सीधा गर्दन उड़ाई जाएगी, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान। ऐसा कांड अगर आपने सऊदी अरब में करने का सोचा भी सऊदी में जाके, तो बाबू पता नहीं क्या क्या काट दिया जाएगा, तीसरी टांग तो सबसे पहले काटी जाएगी। तो याद रखना दोस्तों, इनके ऐसे भड़काऊ बयान पर ना आपको गाली बकनी है, ना इनके देवी देवताओं को कुछ कहना है। इनके पिछवाड़े में दम है तो चले जाएं सऊदी अरब, कब्जा कर लो। मैं कह रहा हूँ मोहम्मद बिन सलमान को उठा लाओ, तुम्हारे पिछवाड़े में गू है तो, हैं? इनको बोलने दो। ये बोल इसलिए रहे हैं ताकि हिंदुस्तान का मुसलमान भड़क जाए। तो भाई हमें मस्त रहना है, अपनी मौज में रहना है, अपनी नमाज वमाज पढ़ो, दुआएं वुआएं करो, खुश रहो, मस्त रहो, घर वालों के साथ रहो, भड़कावे मत आना किसी के, और किसी के कहने पर कुछ मत करना, और ना खुद आड़ी टेढ़ी वीडियो बनाओ। करना अगर बहुत अगर दिल फड़फड़ा रहा तुम्हारा, तुमसे एक पिटीशन तो साइन की नहीं जा रही। फिर से बता रहा हूँ, बारकोड स्कैन कीजिए और आप जब पिटीशन साइन कर देंगे, स्कैन करने के बाद ईमेल आईडी डाल के, नाम डाल के, तो वो लिंक आप कहीं और भी व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। वो जो लिंक शेयर करेंगे आप, तो दूसरा व्यक्ति भी उस लिंक पर क्लिक करके वो पिटीशन साइन कर सकता है। तो जल्दी कीजिए भैया, देर किस बात की है, इंतज़ार किस लिए है? साइन कीजिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।